नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम। शुरुआत महाराष्ट्र से। अजीत पवार और शरद पवार गुट की मुंबई में बैठक हुई। इस दौरान जहां अजीत पवार की बैठक में एनसीपी के 35 विधायकों और 5 एमएलसी के शामिल होने का दावा किया गया, तो वहीं शरद पवार गुट की बैठक में 13 विधायक शामिल हुए। इसके अलावा बैठक में 3 एमएलसी और 5 सांसद भी मौजूद रहे। उधर इस बैठक के बाद अजीत पवार ने एनसीपी पर अपना दावा ठोक दिया। साथ ही उन्होंने एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर भी अपना दावा किया। बता दें कि चुनाव आयोग को इस संबंध में अजीत पवार की एक चिट्ठी मिली है। दूसरी तरफ शरद पवार ने बैठक के बाद कहा कि अगर अजीत पवार को कोई दिक्कत थी तो वो मुझसे बात करते, अगर उनके मन में कुछ था तो मुझसे संपर्क करना चाहिए था। कुछ लोग हमें छोड़कर गए हैं, हमें इस बात का दुख है। उन्होंने कहा कि विरोधी विचारधारा के साथ जाना ठीक नहीं है। मैं एनसीपी का चुनाव चिन्ह नहीं जाने दूंगा। इन सब के बीच पार्टी नेता सुप्रिया सुले ने भी अजीत पवार पर निशाना साधा है। उन्होंने शरद पवार की उम्र पर सवाल उठाने पर अजीत पवार के बयान पर कहा कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। वह कहते थे कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो एनसीपी को ही खा गए। श्रमलेल्या बापासाठी लेक नारळाचं पाणी लढणाऱ्या लेकीसाठी माझा बाप माझी बुलंद कहाणी। हा बाप माझ्या एकटीचा नाहीये, माझ्यापेक्षा तुमचा जास्त आहे तो। एक सांगते, बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही। बाकी कुणाबद्दलही बोला, कुणाबद्दलही आमच्यावर करा, काही करा, पण बापाचा नाद नाही करायचा। बाकी काही ऐकून घेऊ, काहीही ऐकून घेऊ। एक सांगते, महिला आहे मी, छोटस बोलला ना तर टचकन डोळ्यात पाणी येतं, पण जेव्हा संघर्षाची वेळ येते तेव्हा पदर खोचून तीच अहिल्या होते, तीच तारा राणी होते आणि तीच जिजाऊ होते। आणि यावर हा निर्णय आणि ही जबाबदारी आज आपल्या सगळ्यांवर आली आहे। आणि ही लढाई एका व्यक्तीच्या विरोधात नाहीये, त्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवृत्तीच्या विरोधात आपल्याला लढायचंय। ही लढाई आहे ती। को बता दें कि महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। एनसीपी में शुरू हुआ विवाद अब हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। एक और शरद पवार एनसीपी पर अभी भी दावा तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं जाने देंगे। तो वहीं अजीत पवार ने बड़ा सियासी दांव खेलने के बाद अब सीधे एकनाथ शिंदे की राह पर चलते हुए पार्टी पर ही अपना पूरा दावा ठोक दिया है। और अजीत पवार का कहना है कि चुनाव चिन्ह भी अब लेकर रहेंगे। बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या एकनाथ शिंदे की तरह अजीत पवार भी अपने सियासी मंसूबों में कामयाब होंगे, या फिर अजीत पवार को शरद पवार जैसे दिग्गज कहलाए जाने वाले चाणक्य से, राजनीति के महारथी से शिकस्त खानी पड़ेगी? ये बड़ा सवाल है। मुझे लगता है ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन फिर भी राजनीति के लिए महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा अलग से रही है और वो हमेशा अलग अपना क्या बोलते हैं इसको अस्तित्व निर्माण किया है उन्होंने। लेकिन इस बार जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, कोई रिलेशन ही नहीं बचा है, उससे हमें दुख होता है। क्योंकि यशवंतराव चौहान, वसुंधरा पाटिल ऐसे लोगों ने कमान संभाली है इस पार्टी की। जो ये तो हमारे साथ ही थे ना पहले, शरद पवार जी भी और अजित पवार जी भी।
हम आज ये भी बात हो रही है कि अब कांग्रेस पार्टी ही अपोजिशन की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रह गई है, तो एलओपी उसको मिलना चाहिए। बाला साहब थोराट ने भी कहा, सीएलपी की मीटिंग हुई, आपका क्या कहना है? कि बिल्कुल एलओपी हमें ही मिलना चाहिए, कांग्रेस को ही मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी संख्या ज़्यादा है, जिसकी संख्या ज़्यादा उसका एलओपी, ये तो कानून से भी हमारा हक बनता है, अच्छा होना चाहिए। मैम एक और बात, यूसीसी को लेके बहस चल रही है, यूसीसी की एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी हुई। इस बीच जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं धनखड़ साहब, को कह रहे हैं कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने में अब डिले नहीं होना चाहिए, यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने में अब देर नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से कल ही स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई और उसके लिए इस यूसीसी के ऊपर चर्चा हुई। हमारे पार्टी का जो मसौदा रहेगा और जो उनका जो लाइन ऑफ एक्शन रहेगा उसी को हम फॉलो करेंगे। कांग्रेस जो साफ कह रही है कि भाई कहाँ यूसीसी है, यूसीसी का ड्राफ्ट तो लाइए। वही तो हम बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस बोल रही है वो सही बोल रही है, से अचानक से वो बिल लाएंगे और हमें बोलेंगे हाथ ऊपर करो, ये करो, लोगों को बोलेंगे तो कोई विरोध कर रहे हैं या ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बराबर नहीं है। हमें पहले ड्राफ्ट देना चाहिए और पार्लियामेंट चलनी चाहिए। चलिए इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ अजय शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सीधा दोनों मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। डॉक्टर साहब, आपके पास आऊँगा। ये महाराष्ट्र की जो सियासी लड़ाई है सड़कों पर तो आ ही गई है, लेकिन भविष्य क्या नजर आ रहा है आपको? क्या एकनाथ शिंदे की तरह वाकई में अजीत पवार अपनी सियासी गेम में कुछ बड़ा करिश्मा करके दिखा पाएंगे भविष्य में, या फिर जो चुनाव चिन्ह की लड़ाई अब शुरू होती हुई नजर आ रही है ये अभी दोनों के बीच बॉल बॉल बनकर उलझ जाएगी? नमस्कार आशीष जी, अजय जी को भी नमस्कार। मेरी आवाज ठीक आ रही है अभी? जी। देखिए, ये जो लड़ाई शुरू हुई है इसमें दो पार्ट है जी। एक पारिवारिक लड़ाई, एक राजनीतिक लड़ाई। जी। शरद पवार का पलड़ा भारी है, क्योंकि वही अध्यक्ष थे, उन्होंने ही पार्टी को बनाया, आगे बढ़ाया जी। लेकिन जो राजनीतिक लड़ाई है वो इस बार शरद पवार, 82 वर्षीय शरद पवार हारते हुए नजर आ रहे हैं जी। आज जिस तरह से बैक डेट से, अर्थात 30 जून की डेट से जो अभी का डेवलपमेंट है, अजीत पवार गुट ने शरद पवार को हटा करके अजीत पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की है जी। और ये बताया है कि इस सिलसिले में 30 जून को मुंबई में मीटिंग हो गई थी। अब ये देखिए कि सत्ता केंद्र की और राज्य की इनके पास है आज की डेट में जी। और जिस तरह की स्थितियां दिख रही हैं कि सरकार में शामिल हो चुका है ये गुट, बिल्कुल शरद पवार जी के ही बनाए हुए कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल इनके साथ थे। तो मोटे तौर पर राजनीतिक लड़ाई में, और आज दोनों ने शक्ति प्रदर्शन के लिए मुंबई में बैठकें बुलाई जी। आपने देखा कि अजीत पवार जो नए हैं, जो चेले हैं, तो चेले के यहाँ 35 लोग आ गए और जो गुरु थे उनके यहाँ बहुत चीज तान के, किसी ने कहा 13, किसी ने कहा 14, अंतिम फिगर किसी ने बताया कि 16 तक लोग आए जी। तो अगर ये स्थितियां हैं तो निश्चित तौर पर जितने भी विधायक हैं अपने राजनीतिक जीवन की सोच करके और जोड़ घटा करके जो अधिक है, जिनका दबदबा है, उन्हीं के पास जाएंगे, ऐसी पूरी संभावना है। और अपनी मीटिंग के बाद जिस तरह से अजीत पवार गुट बांद्रा के ताज होटल में जाकर के ठहरे अपने विधायकों के साथ जी। अब जो बचे हुए लोग हैं शरद दादा के साथ, वो भी धीरे धीरे कर कर उनके साथ ही आ जाएंगे और नहीं भी आते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष उनका अपना, सत्ता उनके पास, स्वयं उप मुख्यमंत्री, 8 लोग और उनके इस गुट के मंत्री, और दूसरी तरफ निराशा ही निराशा है। ऐसे में ऐसा लगता है कि राजनीतिक लड़ाई शरद पवार इस बार हार जाएंगे। ठीक है, अजय जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर साहब ने जो बात कही कि इस बार शरद पवार की जो
सियासी लड़ाई है वो काफी कमजोर दिखाई दे रही है। लेकिन शरद पवार देश में एक चाणक्य के रूप में, राजनीति के चाणक्य के रूप में जाने जाते रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि उम्र के इस पड़ाव पर जो तस्वीर और जो स्थितियां अजीत पवार ने दिखा दी शरद पवार को, क्या वाकई में शरद पवार उन्हें वापस बदलने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर इस बार अजीत पवार कहीं ना कहीं मात देने में शरद पवार को पूरी तरह कामयाब हो जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार अजीत पवार जो है शरद पवार को मात देने में कामयाब रहेंगे जी। परिस्थितियां काफी बदली हुई हैं जी। अजीत पवार ने पहले भी कोशिश की थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हमें याद होगा कि 3 दिन की उप मुख्यमंत्री वो बने थे, जिस तरीके से जो चीजें रही, और स्थितियां हैं इस वक्त ऐसी। और शक्ति प्रदर्शन हो चुका है, वो अभी डॉक्टर साहब ने बताया, फिगर हमारे सामने है, हमने कार्यकर्ता देखे, सब कुछ देखा। लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि इसकी जो पटकथा है वो बड़ी ही समझदारी के साथ या चालाकी के साथ या बहुत अच्छी तैयारी के साथ लिखी गई हो, और उन्होंने वो खामियां नहीं छोड़ी होंगी जो एकनाथ शिंदे के समय में निकल के सामने आई थी जी। तो उनसे भी उन्होंने सबक लिया होगा कि ऐसा कुछ होने नहीं देना है, और शरद पवार को कोई भी ऐसा मौका नहीं देना है जिससे कि स्थितियां बदलें या कोई भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आए कि अजीत पवार किसी मुश्किल में फंसे। ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही एक शानदार प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हुआ है, और हम वो सारे घटनाक्रम देख रहे हैं। हम इसमें कर कुछ नहीं सकते, हम सिर्फ एक साक्षी बन सकते हैं, बिल्कुल, और ये आकलन कर सकते हैं या फिर ये समझने की कोशिश कर सकते हैं क्या इस बार भी कोई मिस्टेक तो नहीं करेगी ये पार्टी, क्योंकि एकनाथ शिंदे वाले समय में हमने जो खामियां देखी, क्या वो इस बार होंगी या नहीं होंगी, इस पे हमारी नजर रह सकती है। अदरवाइज अजीत पवार जा चुके हैं, और ये जो लड़ाई है राजनीतिक वर्चस्व की है, क्योंकि और ये मैं समझता हूँ जब सुप्रिया सुले को जो है वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने की बात हुई, और उनका नाम भी हुआ चला, बना भी दिया गया, फिर पोस्टर पे अजीत पवार, दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी वहां पर पोस्टर्स पे अजीत पवार का चेहरा नहीं था, तो वहीं से ये सब कुछ शुरू हुआ। तो ये चाचा भतीजे की जो लड़ाई है वो राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है, राजनीतिक हितों की लड़ाई है, यही वो वजह है। और जैसे वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं सहमत हूँ कि परिवार वाली बात है। परिवार को देखिए, परिवार में जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर परिवारवाद हावी हो जाता है, तब इस तरह की बगावतें हमारे सामने आती हैं। और आप देखें पिछले काफी समय से 2-3 साल को हम अगर आकलन करें तो अजीत पवार ने ग्राउंड कनेक्टिविटी के आधार पर या ग्राउंड जीरो पर काफी काम किया, यूथ को काफी जोड़ा है अपने आप से, उन्होंने अपने आप को काफी मजबूत किया। यानी कि उनको पहले से पता था कि अगर सुप्रिया सुले को सामने लेकर आएंगे, ये परिवारवाद हावी होगा शरद पवार के ऊपर, ऐसे कुछ होगा, और ठीक है, सब कुछ देखने के लिए मिलेगा, इसलिए ये सब कुछ है। ठीक, डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा। डॉक्टर साहब, शरद पवार शायद अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार राजनीतिक ऐसी परिस्थितियां नहीं देख रहे। ये बात अलग है कि इस बार अगर हम आंकड़ों की बात करें तो संख्या के आधार पर यह पैमाना बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसे प्रयास पहले भी वो देख चुके हैं। लेकिन मेरा एक सीधा सा सवाल है कि क्या सिर्फ अजीत पवार पर ये जो 35 विधायकों का दावा किया जा रहा है, उन 35 विधायकों ने अजीत पवार पर विश्वास किया है? क्या सिर्फ अजीत पवार के चेहरे पर ये सभी विधायक शरद पवार के खिलाफ खड़े हो गए हैं, या अजीत पवार को आगे रखकर अजीत पवार के पीछे कोई चाणक्य हैं जिनके नाम का बंद कमरों में विश्वास दिलाया जा रहा है उन विधायकों को कि आप निश्चित रहिए, जो ईडी सीबीआई के मामले हैं वो सुलटा लिए जाएंगे। राज्य की सियासत में भी जो मंत्रिमंडल की स्थिति है वो संभाल ली जाएगी, और भी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं राजनीतिक रूप से उन पर भी विचार कर लिया जाएगा। इस पूरे राजनीतिक खेल के पीछे असली चाणक्य है कौन? दिल्ली में बैठे लोग
या शरद पवार या फिर अजीत पवार, ये अभी भी सवाल बरकरार है डॉक्टर साहब। दो तीन चीजें बहुत बड़ी हैं आशीष जी इसमें। जी एक तो देखिए, आज अजीत पवार का जो भाषण था उसमें उन्होंने कई बड़े खुलासे किए जी, जिसमें एक खुलासा ये था कि दादा ने हमें खुद भेजा, जो 3 दिन की सरकार बनी थी, और कहा कि तुम जाओ। और उनका, आपको याद होगा, फडणवीस ने खुलासा भी किया था, तो शरद पवार ने सीधा जवाब नहीं दिया, वेग वेग से ही बातें कर रहे थे। जब इस बात का खुलासा अभी हाल फिलहाल में नई सरकार शिंदे के नेतृत्व बनने के बाद फिर से फडणवीस ने किया था, तो आज वही बातें अपने भाषण में कहा अजीत ने कि दादा ने हमको आगे भेज दिया और अपने पीछे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। और जब देखा कि जो महाअघाड़ी की सरकार थी, महाअघाड़ी के लोग थे जी, वो लोग एकजुट होकर जब शोर मचाने लगे तो कहने नहीं, हमसे नहीं पूछा था और हमको अकेला छोड़ दिया और हमारी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दिया जी। इतना खुलेआम कोई अगर खुले में कह रहा है अपने भाषण में, और यही बात की तस्दीक किया था देवेंद्र फडणवीस ने, और उस समय जवाब साफ नहीं आया था शरद पवार का। इससे हमें लगता है कि ये खिचड़ी तो बहुत पहले से पक रही थी और निश्चित तौर पर इस जंग की चाल शायद शरद पवार ने चली थी। शरद पवार को चाणक्य मानते हैं, अपने तरह के वो राष्ट्रीय राजनीति के बहुत बड़े चाणक्य हैं, और जो 2019 में बातें हुई थी उसमें माना जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को खुद उन्होंने पटखनी दे दी थी राजनीतिक तौर पर अपने रणनीति से। वो मिलकर के आए, उनसे एक मैसेज ये गया कि शायद अंदर उनके बीच में कोई बातचीत हो गई है। उसके बाद उद्धव ठाकरे से वो मिलकर उन्होंने अघाड़ी बनाई और सरकार बना दिया, और हाथ मलते रह गए। अजीत पवार को शपथ ग्रहण करा करके पूरी केंद्र सरकार, राज्यपाल सभी एक्सपोज हो गए थे। हमें ऐसा लगता है कि उस राजनीतिक और रणनीतिक हार का बदला राजनीतिक और रणनीतिक तौर पे अब लिया गया है, ठीक है, और सूद सहित उसका भरपाई हुआ है। और जो आप आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि इसके पीछे ये जो सामने चेहरे हैं, इसके पीछे कोई महाचाणक्य है, वो निश्चित तौर पे हो सकता है। और वो निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि जो लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार में है वो है। और ये तो जाहिर सी बात है आशीष जी कि जिनको सरकार में शामिल कराया जा रहा है, शामिल कराने वाले लोग केंद्र और राज्य सरकार में हैं, उन्हीं लोगों के माध्यम से एजेंसियां मुकदमा। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा सवाल यही कि महाराष्ट्र की सियासत में ये जो सियासी लड़ाई चल रही है क्या रंग लेकर आएगी। अजय जी, आपके पास आऊंगा। ब्रेक पर जाने से पहले जो बात डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कई संभावनाएं हैं, और मेरा सवाल आपसे भी वही है कि क्या सिर्फ अजीत पवार के चेहरे पर एनसीपी के उन 35 विधायकों ने विश्वास कर लिया है जो कभी शरद पवार के नजदीक हुआ करते थे, शरद पवार को अपना पॉलिटिकल गॉडफादर मानते थे? क्या सिर्फ अजीत पवार के चेहरे पर ही ये सब कुछ महाराष्ट्र की सियासत में हो रहा है? देखिए, सिर्फ अजीत पवार के चेहरे पे तो ये महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमें याद है जब पिछली बार भी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में शरद पवार एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में, या एक मैं ये कहूँ इस चाणक्य के रूप में बाहर निकल कर आए थे, और लोग देखते रह गए थे किस तरह से शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार बना ली थी, और पता भी नहीं चला आखिरकार हुआ क्या। वो सारा ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, लगभग 3 साल पुरानी बातें हैं। अब देखें किस तरह की स्थितियां थी उस वक्त। कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि शरद पवार वो खिलाड़ी बन के निकलेंगे और ऐसा सब कुछ बदल देंगे। ऐसे ही राजनीति में जो पहली नजर में सामने से दिखाई देता है ऐसा कुछ होता नहीं है, उसके अंदर खाने बहुत कुछ होता है, और वो पिक्चर अलग ही होती है। तो यहाँ पर वो पिक्चर अलग है। तो अजीत पवार के चेहरे पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि इस खेल का असली खिलाड़ी या असली चाणक्य आने वाले समय में शरद पवार ही कहीं खुद ना निकले, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है इसको 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़ के देखा जाएगा। जिस तरीके से अजय जी, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। मेरा एक सवाल है बड़ा अहम, क्योंकि अभी आपने एक बात कही
कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में शरद पवार ही खिलाड़ी ना निकले। लेकिन जी। सवाल ये है कि क्या ये सब करके शरद पवार को मिलेगा? अगर राजनीतिक स्थितियों की बात कर लें, पार्टी उनके हाथ से जाती हुई नजर आ रही है, चुनाव निशान के लिए उनको लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, विधायकों की एक बड़ी संख्या उनके हाथ से स्लिप होती हुई नजर आ रही है, पार्टी के सांसदों और एमएलसीज की बात कर ली जाए वो भी हालात कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो शरद पवार ऐसा करेंगे क्यों? इसके पीछे की बड़ी महत्वाकांक्षा क्या हो सकती है, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएं? देखिए, जिस तरीके से अभी हम लोग भी समझते हैं और डॉक्टर साहब भी इसको जिक्र कर चुके हैं और पब्लिक डोमेन में भी है, किस तरीके से ईडी और सीबीआई का डर हमेशा बना रहता है या कुछ जांचें शुरू हो जाती हैं। जब कोई नेता जो है उस बीजेपी में शामिल हो जाता है, सत्तारूढ़ पार्टी शामिल हो जाता है, तो जांच है उसकी गति धीमी हो जाती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये डर कहीं ना कहीं उन विधायकों के अंदर भी होगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन वो होंगी जरूर। ऐसा ठीक है, विधायकों में डर हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल वही कि शरद पवार को क्या फायदा हो सकता है? देखिए, शरद पवार जो है यहाँ पर अपनी पॉलिटिकल स्वार्थ को बचाने की कोशिश कर सकते हैं कि जिससे कि कोई दाग, जिसे कहते हैं कलंक, ऐसा ना लग जाए जिसकी भरपाई जो है ना हो पाए। आप ये देखें, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है कि कभी भी कोई भी जो विलय होता है या कोई भी इस तरह की घटनाएं घटती है, उसके अंदर ये दिखाया जाता है कि हमने आखिर तक संघर्ष किया और किसी भी चीज को आसानी से जाने नहीं दिया या हमने तो रोकने की पूरी कोशिश की। हम यहाँ पे कुछ भी एकदम से जाते हुए नहीं देख रहे हैं, सिर्फ एक सियासी ड्रामा देख रहे हैं। एक बहुत अच्छा इवेंट चल रहा है और पल पल की खबर रिपोर्टर भेज रहे हैं और हम भी देख रहे हैं हो क्या रहा है आखिरकार। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि पटकथा पहले से तैयार है, स्क्रिप्ट तैयार है, सिर्फ किरदार अपना अपना रोल प्ले करते चले जाएंगे और एक लास्ट में एक ऐसा पिक्चर सामने आएगी कि अजीत पवार और कुछ विधायक वहां मौजूद हैं और जो उनको उप मुख्यमंत्री का पद मिल गया है और उसके बाद जो होगा वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन शरद पवार कहीं ना कहीं अपने आप को या उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई ऐसी डील जरूर है जिसकी वजह से वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, वो आएगी निकल के सामने। ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त कम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को ये बता और समझा पाएं कि दरअसल इस राजनीतिक लड़ाई से महाराष्ट्र की सियासत का क्या भविष्य आपको नजर आ रहा है? क्या शरद पवार का राजनीतिक अब भविष्य जो बचा हुआ है वो नजर आ रहा है आपको? क्योंकि वक्त कम है, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा संक्षिप्त से जल्दी से बता पाएं। आशीष, ये लगता है मेरा थोड़ा इसमें मतांतर है। हमें ऐसा लगता है कि शरद पवार को देख करके आज के हमको माननीय मुलायम सिंह यादव की याद आ रही है, जब उनके सुपुत्र ने उनको दरकिनार कर करके सत्ता हथिया ली थी। ठीक है, एकदम सिमिलर सीन्स हैं। और अगर इस बात में दम होता है कि ईडी के डर से ये लोग इकट्ठे हुए हैं, तो जो 35 से 40 विधायकों की बात हो रही है उनमें छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार और कुछ और विधायक मिले 10 लोगों के नाम है जिन पे इस ढंग की आशंका है ईडी और आईटी वगैरह की। तो बाकी 20-25 क्यों जाएंगे? वो तो सुरक्षित हाथों में है। ठीक है, वक्त का अभाव है डॉक्टर साहब, मुझे चर्चा को यहीं विराम देना होगा। जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।